अध्याय 22। मौत के तोहफे। हैरी हाफता हुआ घास पर गिरा और तत्काल खड़ा हो गया। वे सूरज के ढलते समय एक खेत के कोने में उतरे थे। हरमाइनी तत्काल छड़ी हिलाती हुई उनके चारों तरफ दौड़ते हुए गोला बनाने लगी। रक्षा कवच संपूर्णम, शाप अप्रभावितो। गद्दार कहीं का, रॉन ने हाफते हुए कहा और अदृश्य चौकी के नीचे से निकलकर उसे हैरी की ओर उछाल दिया। हरमाइनी, तुम कमाल की हो। तुमने तो सचमुच कमाल कर दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हम वहां से सही सलामत निकल आए। शत्रु अदृश्य हो। मैंने कहा नहीं था कि वह महाविस्फोटक सिंह है। मैंने उसे बताया नहीं था क्या? और अब उसका घर तबाह हो गया है। उसे अपनी करनी का फल मिल गया। रॉन ने अपनी फटी जीन्स और पैर के घावों को गौर से देखते हुए कहा। तुम्हें क्या लगता है वे उसके साथ क्या करेंगे? ओह, मुझे उम्मीद है कि वे उसे जान से नहीं मारेंगे, हरमाइनी ने कराहते हुए कहा। इसलिए तो मैं चाहती थी कि हमारे वहां आने से पहले प्राणभक्षी हैरी की एक झलक देख लें, ताकि उन्हें पता चल जाए कि जेनोफिलियस झूठ नहीं बोल रहा था। लेकिन मुझे क्यों छिपाया? रॉन ने पूछा। रॉन, उनके ख्याल से तुम इस वक्त स्पेटेग्रॉइड बीमारी के कारण बिस्तर पर पड़े हो। लूना के पिता तो बस हैरी का समर्थन कर रहे थे, इसलिए उन्होंने लूना का अपहरण कर लिया। अगर उन्हें यह मालूम चल जाता कि तुम हैरी के साथ हो तो तुम्हारे परिवार का क्या होता? लेकिन तुम्हारे मम्मी डैडी? वे ऑस्ट्रेलिया में हैं, हरमाइनी ने कहा। वे ठीक ठाक रहेंगे, उन्हें कुछ नहीं मालूम। तुम कमाल की हो, रॉन ने प्रशंसा भरी नजरों से देखते हुए दोहराया। हाँ, सचमुच हरमाइनी, हैरी ने उत्साह से कहा। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे बिना हमारा क्या होता। वह मुस्कुराई लेकिन तत्काल गंभीर हो गई। लूना का क्या होगा? देखो, अगर वे सच बोल रहे हैं और वह अब तक जिंदा है, रॉन ने बोलना शुरू किया। ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, हरमाइनी चिल्लाई। वह जरूर जिंदा होगी, जरूर जिंदा होगी। तो फिर मुझे लगता है वह अज़्काबान में होगी, रॉन ने कहा। वैसे क्या पता वह उस जगह से बच भी पाएगी या नहीं। बहुत से लोग झेल नहीं पाते हैं। वह झेल जाएगी, हैरी ने कहा। वह इसके अलावा कुछ सोचना गवारा नहीं कर पाया। लूना सख्त जान है, तुम जितना सोचते हो उससे ज्यादा सख्त जान। वह शायद कैदियों को चिकरघिन्नी कीटों और नारगल्स के बारे में सिखा रही होगी। काश तुम्हारी बात सही हो, हरमाइनी ने कहा। उसने अपनी आंखों पर हाथ फेरा। मुझे जेनोफिलियस की हालत पर तरस आता अगर अगर उसने हमें प्राणभक्षियों के हाथों बेचने की कोशिश नहीं की होती, रॉन ने कहा। उन्होंने टेंट लगाया और उसके भीतर चले गए, जहां रॉन ने सबके लिए चाय बनाई। बाल बाल बचने के बाद उन्हें ठंडी और सीलन भरी पुरानी जगह घर जैसी सुरक्षित, परिचित तथा आरामदेह महसूस हुई। ओह, हम वहां गए ही क्यों? हरमाइनी ने कुछ मिनट की खामोशी के बाद दुखी स्वर में कहा। हैरी, तुमने ठीक ही कहा था। यह तो एक बार फिर गॉड्रिक हॉलो जैसी बात हो गई, समय की बर्बादी। मौत के तोहफे, इतनी बकवास। हालांकि दरअसल उसके मन में अचानक एक विचार आया। हो सकता है उसने यह कहानी गढ़ ली हो, है ना? वह शायद मौत के तोहफों में बिल्कुल भी यकीन नहीं करता हो, लेकिन वह प्राणभक्षियों के आने तक हमें बस बातों में उलझाए रखना चाहता था। मुझे नहीं लगता, रॉन ने कहा। तनाव में कहानी गढ़ना बहुत मुश्किल होता है, इतना मुश्किल कि तुम सोच भी नहीं सकती। मुझे यह बात तब पता चली जब धरपकड़ गैंग ने मुझे पकड़ लिया था। किसी बिल्कुल नए व्यक्ति को गढ़ने के बजाय मेरे लिए स्टैन होने का नाटक करना ज्यादा आसान था, क्योंकि मैं उसके बारे में थोड़ा बहुत जानता था। लवगुड काफी दबाव में था और हमें हर हाल में रोके रखना चाहता था। मुझे लगता है कि उसने हमें बातों में लगाए रखने के लिए सच्चाई बताई थी, या कम से कम वह चीज बताई थी जिसे वह सच्चाई मानता था। देखो, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फर्क पड़ता है, हरमाइनी ने आह भरते हुए कहा। भले ही वो सच बोल रहा हो, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में इतनी बकवास पहले कभी नहीं सुनी। वैसे ठहरो, रॉन ने कहा। रहस्यमय तखाने को भी तो किंवदंती ही माना जाता था, है ना? लेकिन मौत के तोहफों का अस्तित्व हो ही नहीं सकता, रॉन। तुम चाहे जो कहती रहो, उनमें से एक का हो सकता है, रॉन ने कहा। हैरी का अदृश्य चोगा। तीन भाइयों की कहानी सिर्फ एक कहानी है, हरमाइनी ने दृढ़ता से कहा। इसमें बताया गया है कि इंसान मौत से किस कदर डरते हैं। अगर मौत से बचना अदृश्य चौके के नीचे छिपने जितना ही आसान होता, तो वह चीज तो हमारे पास पहले से ही है। मुझे नहीं मालूम, वैसे हमारे पास अजय छड़ी होती तो ज्यादा अच्छा होता, हैरी ने कहा और ब्लैकथॉर्न छड़ी को उंगलियों में उलट पलट कर देखने लगा, जिसे वो बहुत ही नापसंद करता था। इस तरह की कोई चीज नहीं होती, हैरी,
तुमने कहा था कि ऐसी कई छड़ियां थी, मौत की छड़ी या चाहे जो भी उसका नाम हो। ठीक है, अगर तुम खुद को तसल्ली देना चाहते हो कि अजय छड़ी असली है तो मान लेते हैं, लेकिन पुनर्जीवन पत्थर? उसकी उंगलियां नाम के चारों ओर कोटेशन मार्क सा बनाती रही और वह ताने भरे अंदाज में बोलती रही। मुर्दे किसी के जादू से नहीं लौटते हैं और यह अटल सत्य है। जब मेरी छड़ी, तुम जानते हो कौन की छड़ी के साथ जुड़ गई थी, तो मेरे मम्मी डैडी नजर आए थे और सेड्रिक। लेकिन वे मौत से सचमुच तो वापस नहीं आए थे, है ना? हरमाइनी ने कहा। इस तरह की फीकी नकल का मतलब दोबारा जिंदा होना नहीं है। लेकिन वह कहानी वाली लड़की भी तो सचमुच नहीं लौटी थी, है ना? कहानी में बताया गया है कि मरने के बाद लोग मुर्दा लोग के हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद दूसरा भाई उसे देख पाया और उससे बात कर पाया, है ना? यहाँ तक कि वो उसके साथ कुछ समय तक रहा भी था। उसे हरमाइनी के चेहरे पर चिंता के साथ ही एक और भाव दिखा जिसे वह समझ नहीं पाया। जब हरमाइनी ने रॉन को देखा तो हैरी को एहसास हुआ कि वो डर का भाव था। मुर्दा लोगों के साथ जिंदगी बिताने की बात सुनकर वह डर गई थी। हैरी ने जल्दी से कहा और पूरे होशो आवाज में दिखने की कोशिश की। तुम गॉड्रिक्स हॉलो में दफन पेवरिल के बारे में कुछ नहीं जानती? नहीं, वह बोली और विषय बदलने पर राहत में नजर आई। उसकी कब्र पर निशान दिखने के बाद मैंने उसके बारे में जानकारी खोजी थी। अगर वो कोई मशहूर व्यक्ति होता या उसने कोई महत्वपूर्ण काम किया होता तो मुझे यकीन है कि उसका नाम हमारी किसी पुस्तक में जरूर होता। मुझे पेवरिल नाम का सिर्फ अभिजात्य वर्ग जादूगरों की वंशावली पुस्तक में ही मिला। वो पुस्तक मैंने क्रीचर से उधार ली थी, उसने स्पष्ट किया जब रॉन ने अपनी भौहें उठाई। उसमें शुद्ध खून वाले उन परिवारों की सूची दी गई है जिनकी पुरुष वंशावली नष्ट हो चुकी है। स्पष्ट है कि पेवरल परिवार सबसे शुरुआती परिवारों में से रहा होगा जिनका नामो निशान खत्म हो गया था। पुरुष वंशावली नष्ट हो चुकी है, रॉन ने कहा। इसका मतलब है कि यह नाम सदियों पहले खत्म हो चुका है, हरमाइनी ने कहा। पेवरल के मामले में हो सकता है कि उनके वंशज अब भी जिंदा हों, लेकिन उनके नाम कुछ अलग होंगे। यह सुनकर हैरी को अचानक वह याद आ गई जो पेवरल नाम सुनकर जेनोफिलियस के घर पर कसमसाई थी। एक गंदा बूढ़ा आदमी मंत्रालय के एक अधिकारी के चेहरे के सामने बदसूरत अंगूठी लहरा रहा था और जोर से चिल्ला रहा था, मॉर्वोलो गॉन्ट! क्या कहा? रॉन और हर्माइनी ने एक साथ कहा। मार्वोलो गॉन्ट! तुम जानते हो कौन का नाना स्मृति पात्र में डंबलडोर के साथ? मार्वोलो गॉन्ट ने कहा था कि पेवरल उसका पुरखा है। रॉन और हर्माइनी हैरान दिखने लगे। वह अंगूठी जो हॉर्क्रक्स बनी। मार्वोलो गॉन्ट ने कहा था कि उस पर पेवरल का निशान है। मैंने उसे मंत्रालय के आदमी के चेहरे के सामने अंगूठी लहराते हुए देखा था। वह तो इसे जैसे उसकी नाक में घुसाना चाहता था। पेवरल का निशान? हरमाइनी ने तीखेपन से पूछा। क्या तुमने उसे देखा था? यह कैसा दिखता था? मैं दरअसल ठीक से देख नहीं पाया, हैरी ने याद करने की कोशिश करते हुए कहा। जहां तक मैं देख सकता था वहां कोई आकर्षक चीज नहीं थी, शायद कुछ खरोंचे थी। मैंने इसे सचमुच करीब से सिर्फ तभी देखा जब यह चटक कर खुला हुआ था। हैरी ने देखा कि हरमाइनी की आंखें अचानक फैल गई थी, जैसे वो कुछ समझ गई हो। रॉन हैरान होकर उन दोनों की तरफ देख रहा था। ओह, तुम्हें लगता है कि यह मौत का दूसरा तोहफा था? मौत का तोहफा? क्यों नहीं, हैरी ने रोमांचित होकर कहा। मॉर्वोलोगॉन्ट अज्ञानी बूढ़ा था जो सुअर की तरह रहता था। उसे बस अपने खानदान पर घमंड था। अगर अंगूठी सदियों से परिवार में थी तो हो सकता है उसे उसका महत्व या असलियत मालूम ही ना हो। मकान में एक भी पुस्तक नहीं थी और मेरा विश्वास करो वह उस किस्म का आदमी नहीं था कि बच्चों की कहानियां सुनता। वह तो उस पत्थर पर पेवरल के निशान से ही खुश था, क्योंकि जहां तक उसका सवाल था, शुद्ध खून का होने से आप शहंशाह बन जाते हैं। हाँ, और ये सब बहुत दिलचस्प है, हरमाइनी ने सावधानी पूर्वक कहा। लेकिन हैरी, अगर तुम वही सोच रहे हो जो मेरे हिसाब से तुम सोच रहे हो। देखो, क्यों नहीं, क्यों नहीं, हैरी ने कहा और सारी सावधानी छोड़ दी। वह एक पत्थर था, है ना? उसने समर्थन पाने के लिए रॉन की तरफ देखा। अगर वही पुनर्जीवन पत्थर हुआ? रॉन का मुंह खुल गया। हे भगवान, लेकिन क्या यह डंबलडोर के तोड़ने के बाद भी काम करेगा? काम? काम? रॉन, यह कभी काम नहीं करता था। पुनर्जीवन पत्थर जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। हरमाइनी उछलकर खड़ी हो गई और चिड़चिड़ी तथा नाराज दिखने लगी। हैरी, तुम हर चीज को तोहफे की कहानी में जोड़ने की कोशिश कर रहे हो। जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, उसने दोहराया। हरमाइनी, सब कुछ अपने आप जुड़ रहा है। मैं जानता हूँ कि उस पत्थर पर मौत के तोहफों का निशान था। गॉन्ट ने कहा था कि वो पेवरल का वंशज है। एक मिनट पहले तो तुम कह रहे थे कि तुमने पत्थर के निशान को ठीक से नहीं देखा था। तुम्हें क्या लगता है अंगूठी इस वक्त कहाँ है? रॉन ने हैरी से पूछा।
जब डंबलडोर ने अंगूठी तोड़कर पत्थर निकाल लिया तो इसके बाद उन्होंने इसका क्या किया? लेकिन हैरी की कल्पना सरपट भाग रही थी। रॉन और हर्माइनी की कल्पना से बहुत आगे। 3 वस्तुएं या तोहफे जिन्हें एक साथ हासिल करने वाला व्यक्ति मौत का मालिक, विजेता, स्वामी बन जाएगा। जो आखिरी दुश्मन नष्ट होगा वह मौत है। उसने कल्पना की कि वो मौत के तोहफों का मालिक बन गया है और वोल्डेमॉर्ट के सामने पहुंच गया है, जिसके हॉर्क्रक्स उसकी तुलना में कुछ भी नहीं थे। एक के जिंदा रहते दूसरा जिंदा नहीं रह सकता। क्या यही जवाब है, मौत के तोहफे बनाम हॉर्क्रक्स? आखिरकार क्या वह उसकी जीत को पक्का करने का रास्ता था? मौत के तोहफों का मालिक बनने के बाद क्या वो वोल्डेमॉर्ट से बच पाएगा? हैरी! लेकिन उसे हरमाइनी की बात जैसे सुनाई ही नहीं दी। उसने अपना अदृश्य चोगा बाहर निकाला और उस पर अपनी उंगलियां फेरी। कपड़ा पानी जैसा मुलायम और हवा जैसा हल्का था। वह जादूगर दुनिया में लगभग 7 साल से रह रहा था, लेकिन उसने इस दौरान ऐसा चोगा कभी नहीं देखा था। यह चोगा हूबहू वैसा ही था जैसा जेनोफिलियस ने वर्णन किया था। हम ऐसे चोगे के बारे में बात कर रहे हैं जो इसे पहनने वाले को पूरी तरह अदृश्य बना देता है और अनंत काल तक ऐसा करता है। इस पर चाहे जितने मंत्र मारे जाए, यह उस व्यक्ति को छिपाए रखता है। और फिर एक उफ के साथ उसे याद आया, जिस रात को मेरे माता पिता की मौत हुई थी यह चोगा डंबलडोर के पास था। उसकी आवाज कांपी और उसका चेहरा लाल होने लगा, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। मेरी मम्मी ने सीरियस को चिट्ठी में लिखा था कि डंबलडोर ने चोगा उधार लिया था। इसलिए लिया था, वे इसकी जांच करना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगा था कि यह मौत का तीसरा तोहफा है। इग्नोटस पेवरल गॉड्रिक्स हॉलो में दफन है। हैरी अब टेंट में अंधों की तरह चल रहा था और उसे महसूस हो रहा था जैसे सच्चाई के नए रहस्य अब उसके चारों तरफ खुल रहे हैं। वही मेरे पूर्वज है, मैं तीसरे भाई का वंशज हूँ। यह सब समझदारी भरा लगता है। मौत के तोहफों पर विश्वास के कारण उसे निश्चितता का एहसास हो रहा था, जैसे सिर्फ उनका मालिक बनने के विचार से ही उसे सुरक्षा मिल रही हो। वह खुश होकर बाकी दोनों की तरफ मुड़ा। हैरी! हरमाइनी ने एक बार फिर कहा, लेकिन वह अपनी गर्दन में लटके पाउच को खोलने में व्यस्त था। उसकी उंगलियां बुरी तरह कांप रही थी। इसे पढ़ो, उसने हरमाइनी के हाथ में अपनी मम्मी की चिट्ठी देते हुए कहा। इसे पढ़ो। उस वक्त यह चोगा डंबलडोर के पास था हरमाइनी। उन्होंने इसे क्यों लिया होगा? उन्हें चोगे की जरूरत नहीं थी। वे इतना सशक्त विभ्रम सम्मोहन कर सकते थे कि चोगे के बिना भी अदृश्य हो सकते थे। कोई चमकती हुई चीज फर्श पर गिरी और लुढ़क कर कुर्सी के नीचे पहुंच गई। चिट्ठी निकालते समय हैरी से सुनहरी गेंद हिल गई थी। वो उसे उठाने के लिए झुका और तभी रहस्यमय खोजों के खजाने में उसे एक और उपहार मिला। उसके भीतर सदमे और हैरानी का विस्फोट सा हुआ और वह चिल्लाने लगा, पत्थर इसके अंदर है! वे मेरे लिए अंगूठी छोड़कर गए हैं। ये सुनहरी गेंद में है। तुम्हें ऐसा लगता है? वह यह नहीं समझ पाया कि रॉन इतना हैरान क्यों दिख रहा था। हैरी के सामने सब कुछ इतना साफ, इतना स्पष्ट था। हर चीज फिट हो रही थी। उसका चोगा मौत का तीसरा तोहफा था और जब वह सुनहरी गेंद खोलने का तरीका मालूम कर लेगा तो उसके पास मौत का दूसरा तोहफा हो जाएगा। और अब उसे सिर्फ मौत के पहले तोहफे यानी अजय छड़ी को खोजने की जरूरत है। और फिर लेकिन ऐसा लगा जैसे रोशन मंच पर पर्दा गिर गया हो। उसका सारा रोमांच, आशा और खुशी एक झटके में किसी बत्ती की तरह बुझ गए। उसे लगा जैसे वह अंधेरे में अकेला खड़ा हो। खुशी का सम्मोहन टूट चुका था। वह इसी को हासिल करना चाहता है। उसकी आवाज में बदलाव से रॉन और हर्माइनी पहले से भी ज्यादा डरे दिखने लगे। तुम जानते हो कौन अजय छड़ी को हासिल करना चाहता है? उसने उनके तनावपूर्ण हैरान चेहरे की ओर पीठ घुमा दी। वह जानता था कि यही सच है। इसी में समझदारी लग रही थी। वोल्डेमॉर्ट नई छड़ी की खोज नहीं कर रहा था। वह तो एक पुरानी छड़ी को खोज रहा था, दरअसल बहुत ही पुरानी छड़ी। हैरी टेंट के दरवाजे तक गया और रॉन तथा हरमाइनी के बारे में सब कुछ भूल गया। जब वह रात के अंधेरे में बाहर देखते हुए सोचने लगा, वोल्डेमॉर्ट मगलू अनाथालय में बड़ा हुआ था। बचपन में किसी ने भी उसे बीडल की कहानियां नहीं सुनाई होगी, जिस तरह हैरी को नहीं सुनाई गई थी। यही नहीं, बहुत कम जादूगर मौत के तोहफों में यकीन करते थे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वोल्डेमॉर्ट उसके बारे में जानता हो? हैरी ने अंधेरे में घूरा। अगर वोल्डेमॉर्ट को मौत के तोहफों के बारे में पता होता तो वह निश्चित रूप से उनका मालिक बनना चाहता। उन्हें पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता। 3 वस्तुएं जो उसे मौत का मालिक बना देती। अगर उसे मौत के तोहफों के बारे में मालूम होता तो उसे हॉर्क्रक्सों की जरूरत नहीं थी। उसने पत्थर वाले तोहफे को हॉर्क्रक्स में बदला था। क्या इसी बात से यह पता नहीं चलता था कि वह इस अंतिम महान जादुई रहस्य को नहीं जानता था? इसका मतलब यह था कि वोल्डेमॉर्ट अजय छड़ी चाहता तो था, लेकिन उसे इसकी पूरी ताकत का एहसास नहीं था। वह नहीं जानता था कि यह मौत के 3 तोहफों में से एक है,
क्योंकि छड़ी वह तोहफा थी जिसे छिपाया नहीं जा सकता था, जिसके अस्तित्व का सबसे आसानी से पता चल सकता था। अजय छड़ी का खून भरा सफर जादूगरों के इतिहास के पन्नों पर बिखरा हुआ है। हैरी ने मटमैले बादल से भरे आसमान को देखा, जो सफेद चांद के चेहरे पर फिसल रहे थे। अपनी खोजों पर हैरानी के कारण उसका सिर घूमने लगा। वो टेंट में लौट आया। उसे यह देखकर सदमा लगा कि रॉन और हरमाइनी उसी जगह खड़े थे जहां वो उन्हें छोड़कर गया था। हरमाइनी अब भी लिली की चिट्ठी थामे थी और रॉन थोड़ा चिंतित दिख रहा था। क्या उन्हें एहसास नहीं था कि पिछले कुछ मिनटों में वे कितने आगे पहुंच गए हैं? देखा, हैरी ने उन्हें भी विश्वास दिलाने की कोशिश करते हुए कहा। इससे हर चीज स्पष्ट हो गई। मौत के तोहफे असली हैं और मेरे पास एक है, शायद दो हैं। उसने सुनहरी गेंद उठाई। और तुम जानते हो कौन तीसरे तोहफे के पीछे पड़ा है, लेकिन उसे यह पता नहीं है। वो तो इसे सिर्फ एक ताकतवर छड़ी मानता है। हैरी, हरमाइनी ने पास आकर उसे लिली की चिट्ठी लौटाते हुए कहा, मुझे अफसोस है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम इसे गलत समझे हो, सरासर गलत समझे हो। लेकिन क्या तुम्हें नहीं नजर आता है, यह बिल्कुल फिट बैठ रहा है। नहीं, यह फिट नहीं बैठ रहा है, उसने कहा। ऐसा नहीं है हैरी, तुम तो बस जोश में कुछ भी सोच रहे हो। प्लीज, हरमाइनी ने कहा जब हैरी बीच में बोलने को हुआ। प्लीज, बस मेरी एक बात का जवाब दे दो। अगर मौत के तोहफे सचमुच मौजूद होते और डंबलडोर उनके बारे में जानते, या जानते हैं कि उन तीनों का मालिक मौत का मालिक बन जाएगा, तो उन्होंने तुम्हें यह बात क्यों नहीं बताई? हैरी, क्यों? उसके पास जवाब तैयार था। लेकिन इसका जवाब तुम ही नहीं तो दिया था हरमाइनी। मुझे उनके बारे में खुद पता लगाना होगा। यह एक खोज है। मैंने तो वो बात सिर्फ इसलिए कही थी ताकि तुम्हें लवगुड के घर चलने के लिए तैयार कर सकूं। हरमाइनी चिढ़कर चिल्लाई। मैं सचमुच ऐसा नहीं मानती हूँ। हैरी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। डंबलडोर आमतौर पर मुझे खुद चीजें खोजने देते थे। वे मुझे मेरी शक्तियां आजमाने देते थे, जोखिम लेने देते थे। ऐसा लगता है कि वे इसी तरह का काम करते। हैरी, यह कोई खेल नहीं है, कोई अभ्यास नहीं है। यह असली चीज है और डंबलडोर ने तुम्हारे लिए बहुत स्पष्ट निर्देश छोड़े हैं। हॉर्क्रक्स खोजो और उन्हें नष्ट करो। इस निशान का कोई मतलब नहीं है। मौत के तोहफों को भूल जाओ। हमें दिशा से नहीं भटकना चाहिए। हैरी जैसे उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। वह तो सुनहरी गेंद को अपने हाथों में उलट पुलट रहा था। उसे हल्की उम्मीद थी कि यह खुल जाएगी और इसमें से पुनर्जीवन पत्थर प्रकट हो जाएगा, जिससे वह हरमाइनी के सामने यह साबित कर सकेगा कि उसकी बात सही है और मौत के तोहफे असली हैं। हरमाइनी ने रॉन से आग्रह किया, तुम्हें तो इस बात पर यकीन नहीं है ना? हैरी ने सिर उठाकर रॉन को देखा, जो थोड़ा झिझक रहा था। पता नहीं, मेरा मतलब है इसके कुछ हिस्से फिट होते हैं, रॉन ने अजीब अंदाज में कहा। लेकिन जब आप पूरी चीज की तरफ देखते हैं, उसने गहरी सांस ली। हैरी, मुझे लगता है कि हमें हॉर्क्रक्सों को नष्ट करने में जुटना चाहिए। डंबलडोर ने हमें यही काम सौंपा था। शायद शायद हमें मौत के तोहफों वाले मामले को भूल जाना चाहिए। धन्यवाद रॉन, हरमाइनी बोली। पहरेदारी की पहली पारी मैं संभालती हूँ। वह हैरी के पास से गुजरी और जाकर टेंट के प्रवेश द्वार पर बैठ गई, जिससे उनकी बहस खत्म हो गई। लेकिन हैरी उस रात को बहुत कम सो पाया। मौत के तोहफों के विचार ने उसे जकड़ लिया था और यह लगातार उसके दिमाग में घुमड़ रहा था। इसलिए वह सो नहीं सकता था। छड़ी, पत्थर और चोगा, काश वो इन तीनों का मालिक बन सके। मैं अंत में खुलती हूँ, लेकिन अंत क्या था? उसे पत्थर अभी क्यों नहीं मिल सकता? अगर उसके पास पत्थर होता तो वो डंबलडोर को बुलाकर उसमें से सवाल पूछ सकता था। और हैरी ने अंधेरे में सुनहरी गेंद के सामने कुछ शब्द बोले, हर चीज आजमा कर देखी, यहाँ तक कि सर्प भाषा भी, लेकिन सुनहरी गेंद नहीं खुली। और छड़ी, अजय छड़ी, वह कहाँ छिपी है? वोल्डेमॉर्ट इस वक्त उसे कहाँ खोज रहा है? हैरी सोचने लगा कि काश उसका निशान 30 मारे और उसे वोल्डेमॉर्ट के विचार दिखाए, क्योंकि पहली बार वह और वोल्डेमॉर्ट एक ही चीज पाना चाहते थे। जाहिर है हरमाइनी को यह विचार पसंद नहीं आएगा, लेकिन हरमाइनी को तो इस पर यकीन ही नहीं था। जेनोफिलियस ने एक तरह से सही कहा था, सीमित, संकीर्ण, बंद दिमाग। सच्चाई यह थी कि वो मौत के तोहफों के विचार से ही डर गई थी, खासकर पुनर्जीवन पत्थर के विचार से। और हैरी ने अपना मुंह एक बार फिर सुनहरी गेंद पर लगाकर उसे चूमा, लगभग निगल लिया, लेकिन वह नहीं खुली। भोर होने पर उसे लूना की याद आई, जो अज़्काबान की कोठरी में अकेले दम पिशाचों से घिरी होगी। उसे अचानक खुद पर शर्म आई। मौत के तोहफों के बारे में अपनी कल्पना की उड़ान में वह उसके बारे में तो बिल्कुल ही भूल गया था। काश वे लोग उसे बचा सके, लेकिन इतने सारे दम पिशाच को हराया नहीं जा सकता। इससे उसे अचानक याद आया कि उसने अब तक ब्लैकथॉर्न छड़ी से पितृदेव उत्पन्न करने की कोशिश नहीं की है। सुबह यह करके देखना होगा। अगर बेहतर छड़ी पाने का कोई तरीका हो
और अपराजय अजय छड़ी मौत की छड़ी का विचार एक बार फिर उस पर हावी हो गया। उन्होंने अगली सुबह टेंट पैक किया और बारिश की बौछारों में पहुंच गए। बारिश समुद्र तट तक उनके पीछे गई, जहां उन्होंने उस रात को टेंट लगाया। पूरे हफ्ते बारिश होती रही। आसपास का माहौल गीला था, जो हैरी को निराशाजनक लग रहा था। उसके विचार सिर्फ मौत के तोहफों के आसपास ही घूम रहे थे। ऐसा लगता था जैसे उसके भीतर एक लौ जल गई हो, जिसे कोई भी चीज, हरमाइनी का विश्वास या रॉन की लगातार शंका, नहीं बुझा सकती थी। तोहफों के लिए उसकी हसरत जितनी बढ़ गई, वो उतना ही कम खुश रहने लगा। इसके लिए उसने रॉन और हरमाइनी को दोष दिया। उनकी उदासीनता लगातार हो रही बारिश जितनी ही बुरी थी। इसी कारण उसका उत्साह कम हो रहा था। लेकिन इन दोनों ही चीजों से उसका दृढ़ विश्वास कमजोर नहीं हुआ। तोहफों के प्रति हैरी का विश्वास और हसरत उस पर इतना हावी थी कि वो बाकी दोनों से और हॉकर्सों के प्रति उनके जुनून से खुद को अलग थलग महसूस करने लगा। जुनून, हरमाइनी ने आवेश भरी आवाज में कहा, जब एक शाम को हैरी ने लापरवाही से यह शब्द उस समय बोल दिया जब हरमाइनी उस पर यह आरोप लगा रही थी कि वो हॉर्क्रक्स खोजने में रुचि नहीं ले रहा है। जुनून हमें नहीं है हैरी, हम तो बस वही करने की कोशिश कर रहे हैं जो डंबलडोर हमसे करवाना चाहते थे। लेकिन इस छिपी आलोचना से भी हैरी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। डंबलडोर ने मौत के तोहफों का सुराग इसलिए छोड़ा था ताकि हरमाइनी उसे समझ ले। हैरी को पूरा यकीन था कि डंबलडोर ने सुनहरी गेंद में पुनर्जीवन पत्थर छोड़ा होगा। एक के रहते दूसरा जिंदा नहीं रह सकता। मौत का मालिक रॉन और हरमाइनी क्यों नहीं समझ सकते हैं? जो आखिरी दुश्मन नष्ट होगा वह मौत है, हैरी ने शांति से कहा। मुझे लगता है कि अब तुम जानते हो कौन से लड़ रहे हैं, हरमाइनी ने जवाब दिया, और हैरी ने उसे समझाने की कोशिश में हार मान ली। रॉन और हरमाइनी सफेद हिरनी के रहस्य पर बात करना चाहते थे, लेकिन अब हैरी को यह कम महत्वपूर्ण और एक अस्पष्ट सी दिलचस्प घटना लग रही थी। उसके लिए मौत के तोहफों के अलावा एकमात्र महत्वपूर्ण चीज यह थी कि उसके माथे के निशान में अब दोबारा दर्द होने लगा था। हालांकि उसने बाकी दोनों से बात छिपाने की पूरी कोशिश की। जब भी उसे दर्द होता था वो उनसे दूर चला जाता था, लेकिन जो उसे दिखता था उससे वह निराश था। वोल्डेमॉर्ट की तस्वीरें पहले जितनी साफ नहीं दिख रही थी। वे धुंधली हो गई थी और बदल गई थी। वे कभी दिखती थी तो कभी ओझल हो जाती थी। हैरी खोपड़ी जैसी दिखने वाली वस्तु और पहाड़ जैसी चीज की अस्पष्ट छवि का मतलब मुश्किल से समझ पाया। साफ तस्वीरें दिखने का आदी होने के कारण हैरी इस बदलाव से परेशान हो गया। उसे चिंता थी कि उसके और वोल्डेमॉर्ट के बीच का संबंध कमजोर हो रहा था, एक ऐसा संबंध जिससे वो घबराता भी था और जैसा कि उसने हरमाइनी को बताया था, जिसे वो बनाए भी रखना चाहता था। हैरी ने किसी तरह इस निराशाजनक अस्पष्ट छवियों को अपनी छड़ी के नष्ट होने से जोड़ दिया, जैसे यह ब्लैकथॉर्न छड़ी की गलती हो कि वह वोल्डेमॉर्ट के दिमाग में पहले जितनी अच्छी तरह से नहीं देख पा रहा हो। कई सप्ताह बाद हैरी का ध्यान इस तरफ गया कि वह पूरी तरह अपनी दुनिया में खोया हुआ था। इसलिए अब रॉन ने कमान संभाल ली थी। शायद वो उनका साथ छोड़कर जाने की भरपाई करना चाहता था, या फिर शायद हैरी की उदासीनता से उसके भीतर के लीडरशिप के सोए गुण जाग गए थे। चाहे जो हो, अब रॉन उन दोनों को सक्रिय होने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित कर रहा था। वह बार बार कहता था, 3 हॉर्क्रक्स बचे हैं, हमें योजना बनाना चाहिए। चलो, हमने कहाँ अभी तक नहीं खोजा है। एक बार फिर सूची पर नजर डालते हैं। अनाथालय, छूमंतर गली, हॉगवर्ट्स, रिडल हाउस, बोर्गिन एंड बग्स दुकान, अल्बानिया। इस सूची में वह हर चीज थी जहां उनकी जानकारी के हिसाब से टॉम रिडल कभी रहा था, या जहां उसने कभी काम किया था, जहां वह गया था, जहां उसने यात्रा या हत्या की थी। रॉन और हरमाइनी ने दोबारा उन जगहों के बारे में बातचीत की। हैरी इस बातचीत में सिर्फ इसलिए शामिल होता था ताकि हरमाइनी उसे ताने मार कर तंग न करे। खामोशी में अकेले बैठने से उसे ज्यादा खुशी मिलती। वह वोल्डेमॉर्ट के विचारों को पढ़ने की कोशिश करना चाहता था, अजय छड़ी के बारे में ज्यादा पता लगाना चाहता था, लेकिन रॉन ने कई अन्य संभावित जगहों की यात्रा करने पर जोर दिया। हैरी जानता था कि वह ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि उन्हें आगे बढ़ते रहने का एहसास हो। रॉन लगातार इसी तरह बात करता था। अपर फ्लेजली जादूगरों का गांव है, हो सकता है वो वहां रहना चाहता हो। चलो चलकर वहां नजर डालते हैं। जादूगर इलाकों में अक्सर आने जाने पर उन्हें कई बार धरपकड़ गैंग नजर आए। रॉन ने कहा, उनमें से कुछ तो प्राणभक्षी जितने बुरे हैं। मुझे पकड़ने वाले तो कमजोर थे, लेकिन बिल का अनुमान है कि उनमें से कुछ सचमुच खतरनाक है। पॉटर वॉच कार्यक्रम में कहा गया था। किसमें? हैरी ने कहा। पॉटर वॉच, क्या मैंने तुम्हें इसका नाम नहीं बताया था? इसी कार्यक्रम को तो मैं रेडियो पर सुनने की कोशिश कर रहा था। इकलौता कार्यक्रम है जो सच्ची जानकारी देता है। बाकी के सारे कार्यक्रम तुम जानते हो कौन के निर्देशों पर चल रहे हैं, पॉटर वॉच को छोड़कर। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे सुनो, लेकिन इसका स्टेशन पकड़ना मुश्किल है।
रॉन हर शाम अपनी छड़ी से रेडियो पर धुनें निकालने की कोशिश करता रहा और डायल घुमाता रहा। कभी कभार वे इस तरह की सलाह सुनते थे कि ड्रैगन पॉक्स का उपचार कैसे किया जाए। एक बार तो उन्होंने कढ़ाई भरकर गर्म सशक्त प्रेम की लाइनें भी सुनी। रेडियो पर छड़ी ठोकते समय रॉन सही पासवर्ड याद करने की कोशिश करता रहता था और मन में आए शब्द धीरे धीरे बोलता रहता था। आमतौर पर पासवर्ड मायापंछी के समूह से संबंधित होते हैं, उसने उन्हें बताया। बिल उनका अनुमान लगाने में माहिर था। अंत में मुझे भी इसमें कामयाबी मिल जाएगी। मार्च में जाकर किस्मत ने रॉन का साथ दिया। हैरी टेंट के दरवाजे पर बैठकर पहरा दे रहा था और ठंडी जमीन से संघर्ष करके उगी झाड़ी को यूं ही घूर रहा था। तभी टेंट के भीतर से रॉन की रोमांचित चीख सुनाई दी। मुझे पासवर्ड मिल गया, मुझे मिल गया, पासवर्ड एल्बस था। अंदर आ जाओ हैरी। मौत के तोहफों के बारे में हफ्तों तक लगातार सोचने के बाद हैरी पहली बार जागृत महसूस करने लगा। वह जल्दी से टेंट के भीतर गया। वहां रॉन और हर्माइनी छोटे रेडियो के पास फर्श पर घुटनों के बल बैठे थे। सिर्फ कुछ न कुछ करने के लिए हर्माइनी गरुड़द्वार की तलवार को चमका रही थी। वह इस वक्त मुंह बनाकर छोटे से स्पीकर को देख रही थी, जिसमें से बहुत जानी पहचानी आवाज निकल रही थी। प्रसारण में विलंब के लिए माफी चाहते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्यारे प्राणपक्षी हमारे इलाके के घरों में तलाशी लेने आए थे। यह तो ली जॉर्डन है, हरमाइनी ने कहा। जानता हूँ, रॉन मुस्कुराया। शानदार है ना? अब हमने एक नई सुरक्षित जगह खोज ली है, ली कह रहा था। और मुझे आप लोगों को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे दो नियमित विशेषज्ञ आज शाम को मेरे साथ हैं। गुड इवनिंग। हाय। इवनिंग रिवर। रिवर वह ली है, रॉन ने स्पष्ट किया। उन सभी ने गुप्त नाम रख लिए हैं ताकि आमतौर पर पता न चले, लेकिन आमतौर पर पता चल जाता है। श्श, हरमाइनी ने कहा। लेकिन रॉयल और रेम्युलस की बात सुनने से पहले ली ने आगे कहा, आइए एक नजर उन मौतों पर डाले जिन्हें जादूगर रेडियो नेटवर्क न्यूज और दैनिक जादूगर ने इतना महत्वपूर्ण नहीं समझा कि उनका जिक्र किया जाए। बेहद अफसोस के साथ हमें अपने श्रोताओं को सूचित करना पड़ रहा है कि टेड टोंक्स और डर्क कैसरवेल की हत्या हो गई है। हैरी को पेट में मतली जैसा एहसास हुआ। उसने रॉन और हर्माइनी ने दहशत के साथ एक दूसरे की तरफ देखा। गोर्नक नाम का पिशाच भी मारा गया। माना जाता है कि मगलू परिवार का डीन थॉमस और एक अन्य पिशाच बच निकले हैं, जो शायद टोंक्स क्रेसलवेल और गोर्नक के साथ यात्रा कर रहे थे। अगर डीन सुन रहा हो या किसी को अगर उसका पता ठिकाना मालूम हो तो उनके माता पिता और बहन उनकी सलामती की खबर सुनने के लिए बेताब है। इस दौरान गैडली में एक मगलू परिवार के सभी 5 लोग अपने घर में मरे हुए पाए गए। मगलू अधिकारियों के अनुसार ये मौतें गैस रिसने के कारण हुई, लेकिन मायापंछी के समूह के सदस्यों ने मुझे बताया है कि यह मारक शाप से हुई थी। यह इस बात का सबूत है कि अब नए शासनकाल में मगलू की हत्या करना मनोरंजन खेल बनता जा रहा है। अंततः हमें दुख के साथ अपने श्रोताओं को यह सूचित करना पड़ रहा है कि गॉड्रिक्स हॉलो में बेथिल्डा बैकशॉट के अवशेष मिले हैं। सबूतों से पता चला है कि उनकी मौत कई महीने पहले हो चुकी थी। मायापंछी के समूह के सदस्यों ने हमें जानकारी दी है कि उनके शरीर पर शैतानी जादू के चोटों के स्पष्ट निशान हैं। श्रोताओं, अब मैं आपको प्राण पक्षियों के हाथों मरने वाले टेड टोंक्स, डर्क क्रेसलवेल, बेथिल्डा बैकशॉट, गोरनक और अनाम मगलुओं की याद में 1 मिनट का मौन रखने के लिए आमंत्रित करता हूँ। खामोशी छा गई और हैरी, रॉन तथा हरमाइनी कुछ नहीं बोले। हैरी का आधा मन आगे भी सुनना चाहता था, जबकि उसका आधा मन डर रहा था कि आगे न जाने क्या सुनने को मिलेगा। उसे महसूस हुआ कि काफी समय बाद वह बाहरी दुनिया से पूरी तरह जुड़ा है। धन्यवाद, ली की आवाज आई। और अब हम अपने नियमित विशेषज्ञ रॉयल से ताजा जानकारी लेते हैं कि नई जादूगर सरकार मगलू दुनिया पर किस तरह के असर छोड़ रही है। धन्यवाद रिवर। गहरी, संतुलित, आश्वस्त करने वाली आवाज आई, जिसे पहचानने में कोई गलती हो ही नहीं सकती थी। किंग्सले, रॉन चिल्लाया। हमें पता है, हरमाइनी ने उसे चुप रहने का इशारा करते हुए कहा। मगलुओं को उनके कष्टों का कारण मालूम नहीं है, लेकिन उन्हें भयंकर तबाही का सामना करना पड़ रहा है, किंग्सले ने कहा। बहरहाल हमें उन जादूगरों और जादूगरनियों की सच्ची प्रेरक कहानियां सुनने को मिलती हैं, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर मगलू दोस्तों तथा पड़ोसियों की रक्षा की। हालांकि मगलुओं को इसका पता तक नहीं चला। मैं अपने सभी श्रोताओं से इन जादूगरों की मिसाल का अनुसरण करने का आग्रह करना चाहता हूँ। आप भी अपनी सड़क के मगलू मकानों पर सुरक्षात्मक सम्मोहन कर सकते हैं। अगर इस तरह के आसान कदम उठाए जाएंगे तो कई जानें बच सकती हैं। और रॉयल, आप उन श्रोताओं से क्या कहेंगे जो इस खतरनाक समय में यह जवाब देते हैं कि जादूगर पहले का सिद्धांत सही है? ली ने पूछा। मैं तो कहूंगा कि जादूगर पहले के बाद
शुद्ध खून पहले और फिर प्राणभक्षी पहले के बीच बस एक कदम का ही फासला है। किंग्सले ने जवाब दिया। हम सभी इंसान हैं, है ना? हर इंसान का जीवन सामान्य रूप से महत्वपूर्ण है और उसे बचाया जाना चाहिए। ली ने कहा। बहुत बढ़िया बात कही रॉयल। अगर हम सभी इन गड़बड़ झाले से बाहर निकलते हैं तो मैं जादू मंत्री बनने के लिए आपको अपना वोट देता हूँ। और अब रोम्यूलस के पास चलते हैं, हमारे लोकप्रिय कार्यक्रम के साथ पॉटर के दोस्त। धन्यवाद रिवर। एक और जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। रॉन बोलने को हुआ, लेकिन हरमाइनी ने फुसफुसाकर उसे रोक दिया। हम जानते हैं कि यह ल्यूपिन की आवाज है। रोमिलस, क्या आप अब भी मानते हैं, जैसा आप हर बार हमारे कार्यक्रम में कहते हैं, कि हैरी पॉटर अब भी जिंदा है? हाँ, ल्यूपिन ने दृढ़ता से कहा। मेरे मन में किसी तरह की कोई शंका नहीं है। अगर वह मर जाता तो प्राणभक्षी उसकी मौत का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करते, क्योंकि इससे नए शासन का विरोध करने वाले लोगों का मनोबल बुरी तरह टूट जाता। वह लड़का जो जिंदा बच गया हर उस चीज का प्रतीक है जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। अच्छाई की विजय, मासूमियत की शक्ति, प्रतिरोध करते रहने की आवश्यकता। हैरी को कृतज्ञता और शर्म का मिला-जुला एहसास हुआ। तो क्या लुपिन ने उस भयंकर बातों के लिए उसे माफ कर दिया था जो उनकी पिछली मुलाकात में उनसे हुई थी? और अगर आपको पता हो कि हैरी सुन रहा हो तो आप उससे क्या कहेंगे रेम्युलस? मैं उससे कहूंगा कि हम सभी दिलो जान से उसके साथ हैं, ल्यूपिन ने कहा, फिर थोड़े झिझके। और मैं उससे कहूंगा कि वो अपनी सहज भावना के अनुसार चले, जो अच्छी और लगभग हमेशा सही होती है। हैरी ने हरमाइनी की तरफ देखा, जिसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। हरमाइनी ने दोहराया, लगभग हमेशा सही। ओह, क्या मैंने तुम लोगों को नहीं बताया? रॉन ने हैरानी से कहा। बिल ने मुझे बताया था कि ल्यूपिन दोबारा टोंक्स के साथ रहने लगे हैं। वह माँ बनने वाली है, उसका पेट फूलने लगा है। और हैरी पॉटर के उन दोस्तों के बारे में ताजा जानकारी जो उसका समर्थन करने की वजह से कष्ट उठा रहे हैं, ली कह रहा था। हाँ, तो जैसा कि हमारे नियमित श्रोता जानते होंगे, हैरी पॉटर के कुछ ज्यादा मुखर समर्थकों को अब कैद कर लिया गया है, जिनमें द क्विबलर के संपादक जेनोफिलियस लवगुड भी शामिल हैं, ल्यूपिन ने कहा। कम से कम वह अब भी जिंदा तो है, रॉन बुदबुदाया। हमने पिछले कुछ घंटों में यह भी सुना है कि रूबियस हैग्रिड। उन तीनों की आह निकल गई, जिस वजह से वे वाक्य के आखिरी हिस्से को बड़ी मुश्किल से ही सुन पाए। हॉगवर्ट्स स्कूल का मशहूर गेम कीपर हॉगवर्ट्स के मैदान में गिरफ्तार होने से बाल बाल बचा है। ऐसी अफवाह है कि वो अपने मकान में हैरी पॉटर का साथ दो पार्टी आयोजित कर रहा था। बहरहाल हैग्रिड को हिरासत में नहीं लिया जा सका और हमारा मानना है कि वो कहीं छिप गया है। ली ने पूछा, मुझे लगता है प्राण पक्षियों से भागते समय इस बात से मदद मिलती है कि 16 फुट का दैत्य आपका सौतेला भाई हो। ली ने पूछा। निश्चित रूप से इससे मदद मिलती है, ल्यूपिन ने गंभीरता से कहा। और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हालांकि पॉटर वॉच में हम लोग हैग्रिड की भावनाओं की कद्र करते हैं, लेकिन हम हैरी के सबसे प्रबल समर्थकों से भी यह आग्रह करते हैं कि वे हैग्रिड का अनुसरण न करें। हैरी पॉटर साथ दो पार्टियां आज के माहौल में समझदारी पूर्ण नहीं है। सही कहा रोम्यूलस, ली ने कहा। तो हम सुझाव देते हैं कि आप बिजली के निशान वाले लड़के के प्रति अपनी निष्ठा दिखाने के लिए पॉटर वॉच सुनते रहें। और अब उस जादूगर के बारे में खबर देने का वक्त है जो हैरी पॉटर की तरह ही लापता है। हम उसे प्रमुख प्राणभक्षी नाम से बुलाना चाहेंगे और आपको उसके बारे में फैली कुछ पागलपन भरी अफवाहों पर अपने विचार बताना चाहेंगे। इसके लिए मैं आपके नए संवाददाता रोडेंट को बुलाना चाहूंगा। रोडेंट? एक और परिचित आवाज आई, जिसे सुनकर हैरी, रॉन तथा हरमाइनी एक साथ चिल्लाए, फ्रेड! नहीं, शायद जॉर्ज है। मुझे लगता है यह फ्रेड ही है, रॉन ने ज्यादा करीब आते हुए कहा, जब जुड़वा भाइयों में से एक बोला। मैं रॉडेंट नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। मैंने आप लोगों से कहा था कि मुझे रेपियर नाम से पुकारे। ओह, तो फिर ठीक है रेपियर। क्या आप हमें प्रमुख प्राणभक्षी के बारे में फैली अफवाह के बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ रिवर, मैं बता सकता हूँ, फ्रेड ने कहा। अगर हमारे श्रोता बगीचे के कुंड या ऐसी ही किसी जगह पर न छिपे हों तो वे जानते होंगे कि तुम जानते हो कौन की अंधेरे में रहने की रणनीति से दहशत फैल रही है। देखिए, अगर उसके दिखने के सारे दावे सच हैं तो इस वक्त 19 तुम जानते हो कौन दुनिया भर में घूम रहे हैं। जाहिर है यह उसके लिए अच्छा है, किंग्सले ने कहा। खुलकर सामने आने के बजाय छिपने में ज्यादा दहशत फैलती है। सही कहा, फ्रेड ने कहा। तो लोगों, थोड़ा शांत रहें। स्थिति पहले ही बहुत खराब है। कपोल कल्पनाओं से इसे और खराब करने की जरूरत नहीं है। उदाहरण के लिए एक नई अफवाह यह है कि तुम जानते हो कौन की आंख में देखने से इंसान मर सकता है। श्रोताओं, ऐसा काल दृष्टि सांप की आंखों में देखने से होता है, तुम जानते हो कौन की आंखों में देखने से नहीं। इसकी आसानी से जांच की जा सकती है। यह देखें कि आपको घूरने वाली चीज के पैर हैं या नहीं। अगर है तो उसकी आंखों में देखने में कोई दिक्कत नहीं है।
वैसे अगर वो सचमुच तुम जानते हो कौन हुआ, तब भी शायद यह आपकी जिंदगी का आखिरी काम होगा। कई हफ्तों बाद हैरी पहली बार हंसा। उसे लग रहा था उसके मन से तनाव का बोझ हट रहा था। और उसे विदेश में देखे जाने की अफवाह के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ली ने पूछा। देखिए, उसने इतनी मेहनत की है, इसके बाद छुट्टियां मनाना कौन नहीं चाहेगा? फ्रेड ने कहा। लोगों यह सोचकर सुरक्षा का भ्रम ना पाले कि वह देश से बाहर है। हो सकता है वह बाहर गया हो सकता है नहीं गया हो। सच तो यह है कि वह बहुत तेजी से भाग सकता है, सीवियस स्नेप से भी ज्यादा तेज, जो शैम्पू सामने आते ही दौड़ लगा देता है। अगर आप कोई जोखिम भरी योजना बना रहे हो तो इस बात पर भरोसा न करें कि वो बहुत दूर होगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे मुंह से ये बात जिंदगी में कभी निकलेगी, लेकिन मेरी सलाह है, सुरक्षा सबसे बढ़कर है। इन बुद्धिमत्तापूर्ण शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रैपियर, ली ने कहा। श्रोताओं, हमारा पॉटर वॉच कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। हम नहीं जानते कि दोबारा प्रसारण करना कब संभव होगा, लेकिन आप यकीन रखें, हम वापस जरूर लौटेंगे। डायल करते रहें। अगला पासवर्ड बावरे नैन है। एक दूसरे को सुरक्षित रखें, विश्वास रखें। शुभ रात्रि। रेडियो का डायल घुमा और ट्यूनिंग पैनल के पीछे की रोशनी गायब हो गई। हैरी, रॉन और हरमाइनी के चेहरे अब भी खिले हुए थे। परिचित दोस्ताना आवाजों को सुनना बहुत स्फूर्तिदायक था। हैरी अकेलेपन का इतना आदी हो चुका था कि लगभग भूल ही गया था कि दूसरे लोग भी वोल्डेमॉर्ट की खिलाफत कर रहे हैं। यह एक तरह से लंबी नींद से जागने जैसा था। अच्छा था, है ना? रॉन ने चहकते हुए कहा। बहुत बढ़िया, हैरी ने कहा। वे लोग बहादुरी का काम कर रहे हैं, हरमाइनी ने प्रशंसा भरे स्वर में आ भरते हुए कहा। अगर वे पकड़ में आ गए? देखो, वे लगातार जगह बदलते रहते हैं, है ना? रॉन ने कहा। हमारी तरह। लेकिन क्या तुमने सुना फ्रेड ने क्या कहा था? हैरी ने रोमांचित होकर कहा। प्रसारण खत्म होने के बाद उसके विचार उसकी प्रबल हसरत की ओर दोबारा मुड़ने लगे। वह विदेश में है, मैं जानता हूँ, वह अब भी छड़ी की तलाश कर रहा है। हैरी, छोड़ो भी हरमाइनी, तुम इस बात को क्यों नहीं मानती हो? वोल हैरी नहीं, डेमोट अजय छड़ी के पीछे पड़ा है। यह नाम प्रतिबंधित है। रॉन दहाड़ा और उछलकर खड़ा हो गया जब टेंट के बाहर एक जोरदार खट सुनाई दी। हैरी, मैंने तुमसे कहा था, यह नाम हम नहीं ले सकते। हमें अपने चारों ओर दोबारा सुरक्षा करनी पड़ेगी। जल्दी उन्हें हमारा पता चल जाएगा। लेकिन रॉन की बोलती बंद हो गई और हैरी इसका कारण जानता था। टेबल पर रखे मुखबिर यंत्र में अब रोशनी हो गई थी और यह घूमने लगा था। उन्हें करीब आती आवाजें सुनाई दे रही थी, रूखी रोमांचित आवाजें। रॉन ने अपनी जेब से बत्ती बंद यंत्र निकालकर उसे क्लिक किया। बत्तियां बुझ गई। हाथ ऊपर करके बाहर निकल आओ, अंधेरे में एक खरखराती आवाज आई। हम जानते हैं कि तुम अंदर हो। आधा दर्जन छड़ियां तुम्हारी तरफ तनी हुई हैं और हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हम किसे शाप दे रहे हैं।